कहानी की शुरुआत बॉस्टन एयरपोर्ट से होती है, जहां हर तरफ रश ही रश होता है। अनाउंसमेंट्स हो रही होती हैं और पूरा एयरपोर्ट एक अजीब सी हलचल से भरा होता है। बहुत से लोग नॉर्मल रूटीन में अपने मोबाइल फोन्स यूज कर रहे होते हैं। यहीं पर हम क्ले से मिलते हैं, जो अपनी फैमिली के पास वापस जाना चाहता है। वो अपनी बीवी को कॉल करता है, मगर वो क्ले से नाराज होती है और अब वो उसके साथ नहीं रहना चाहती, क्योंकि क्ले ने 1 साल पहले अपनी फैमिली को सिर्फ इसलिए छोड़ दिया था कि वो अपने सपने पूरे करना चाहता था। मगर क्ले उससे सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट करता है कि उसे अपने बेटे से बात करनी है। बाद में वो अपने बेटे को फोन देती है। कई महीनों बाद क्ले अपने बेटे को देखता है। वो मासूमियत से कहता है, पापा मुझे आप बहुत याद आते हो, मैं आपका वेट कर रहा हूँ। क्ले उसे तसल्ली देता है कि फिक्र मत करो बेटा, मैं बस रास्ते में हूँ। तभी अचानक कॉल कट हो जाती है, क्योंकि बैटरी डेड हो जाती है। क्ले घबराकर चार्जर ढूंढने लगता है, मगर उसे चार्ज करने के लिए जगह नहीं मिलती। लेकिन तभी कहानी में एक डेंजरस ट्विस्ट आता है। एयरपोर्ट पर जो लोग फोन यूज कर रहे होते हैं, उन्हें अचानक तेज झटके लगने लगते हैं और उनकी बॉडीज तेजी से वाइब्रेट होने लगती हैं। उन लोगों को मोबाइल पर अजीब सी आवाज सुनाई दे रही होती है, जिसे वो बर्दाश्त नहीं कर पाते। उनके मुंह से अजीब सा लिक्विड भी निकल रहा होता है और धीरे धीरे वो लोग किसी और चीज में बदलने लगते हैं, जैसे वो इंसान नहीं रहे। क्ले ये सब देख रहा होता है, मगर उसे कुछ भी समझ नहीं आता। जो लोग बाथरूम में होते हैं वो नंगे भागने लगते हैं। कुछ ही सेकंड्स में वो लोग खतरनाक हो जाते हैं और ज़ॉम्बीज में बदल जाते हैं। वो ज़ॉम्बीज आसपास के लोगों पर बेरहमी से हमला कर देते हैं। क्ले हिम्मत करता है और वहाँ पर कुछ लोगों को बचाने की कोशिश करता है। इसी बीच एक लड़की पुलिस को कॉल करने की कोशिश करती है, मगर कॉल करते ही वो भी इन्फेक्टेड हो जाती है और अपना सर दीवार पर इतनी जोर से मारना शुरू कर देती है कि उसका चेहरा बिल्कुल तबाह हो जाता है। सीन इतना हॉरिफाइंग होता है कि क्ले का रंग उड़ जाता है और वो बुरी तरह डर जाता है। वहाँ एक शेफ भी इन्फेक्टेड हो चुका होता है। वो भी क्ले पर चाकू लेकर हमला कर देता है। क्ले अपना बैग शील्ड की तरह इस्तेमाल करता है और किसी तरह खुद को बचा लेता है। तभी पुलिस टाइम पर आ जाती है और उस शेफ को गोली मार देती है। क्ले इन पुलिस ऑफिसर्स को वार्न करता है कि मोबाइल इस्तेमाल मत करना, वरना तुम भी इन्फेक्टेड हो जाओगे। क्ले समझ जाता है कि अकेले रहने का मतलब मौत को बुलाना है, इसलिए वो पुलिस के पीछे जाने लगता है ताकि सेफ रह सके। वो एयरपोर्ट के 2nd फ्लोर पर जाता है, लेकिन वहाँ भी वही हाल होता है और ज़ॉम्बीज हर जगह फैल चुके होते हैं। क्ले बहुत ज्यादा डर चुका होता है, इसलिए वो भागकर कुर्सियों के दरमियान लेट जाता है और जिंदा रहने की कोशिश करता है। तब उसे सिर्फ इन्फेक्टेड लोगों की आवाजें आ रही होती हैं। तभी अचानक 2 प्लेन्स आसमान में टकरा जाते हैं और सीधा एयरपोर्ट की तरफ आने लगते हैं। ये देखकर क्ले फुल स्पीड से मेट्रो स्टेशन की तरफ भागने लगता है ताकि एक्सप्लोजन से बच सके, लेकिन ज़ॉम्बीज उसका पीछा नहीं छोड़ते। वो मेट्रो स्टेशन तक पहुंच जाता है, मगर हैरानी की बात ये होती है कि ज़ॉम्बीज स्टेशन के अंदर आते ही अचानक पैरालाइज्ड हो जाते हैं, जैसे किसी ने उनका कंट्रोल बंद कर दिया हो। क्ले इस मौके का फायदा उठाता है और फौरन वहाँ से निकलने की कोशिश करता है। तभी वहाँ मेट्रो वर्कर्स आ जाते हैं और क्ले को मेट्रो के अंदर ले जाते हैं। मेट्रो के अंदर कुछ लोग अभी तक सेफ होते हैं। क्ले फौरन सबको वार्न करता है कि हमें यहाँ से निकलना होगा, वरना ज़ॉम्बीज हम पर हमला कर सकते हैं। वहाँ पर एक आदमी टॉम इन्हें बताता है कि मेट्रो की इलेक्ट्रिसिटी बंद हो चुकी है और अब मेट्रो चल ही नहीं सकती। उनके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन होता है कि वो पैदल चलकर मेट्रो के टनल से होकर बाहर निकल जाएं। क्ले तो टॉम का साथ देने के लिए मान जाता है, लेकिन ज्यादातर लोग डर के मारे मना कर देते हैं और कहते हैं कि वो यहीं रुकेंगे जब तक सिचुएशन नॉर्मल नहीं हो जाती। टॉम इन्हें समझाता है कि यह जगह ज्यादा देर तक सेफ नहीं रहेगी, तब भी कोई टॉम की बात नहीं मानता। मगर डीजे नाम का लड़का उनका साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। अब क्ले, टॉम और डीजे तीनों मिलकर टनल के अंदर चल पड़ते हैं। टनल के अंदर सिर्फ अंधेरा और खामोशी होती है। कुछ देर बाद उन्हें एग्जिट का रास्ता नजर आता है, लेकिन वहाँ पहुंचकर वो देखते हैं कि कुछ लोग पहले से वहाँ खड़े होते हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा होता कि वो लोग इन्फेक्टेड हैं या उनकी तरह नॉर्मल हैं। डीजे हिम्मत करता है और चेक करने के लिए आगे जाने लगता है। क्ले और टॉम दूर खड़े उसे देख रहे होते हैं। तब अचानक एक ज़ॉम्बी कहीं से निकलता है और एक्स से सीधा डीजे पर हमला करता है और उसे वहीं पर बेरहमी से मार देता है। तब क्ले और टॉम वहां आ जाते हैं और उस ज़ॉम्बी को क्ले मार देता है। एग्जिट पर भी ज़ॉम्बीज खड़े हुए थे और वो भी उन पर हमला कर देते हैं। अचानक वहाँ हल्ला मच जाता है। क्ले और टॉम सामने वाली सीढ़ियों पर तेजी से ऊपर चढ़ते हैं। ज़ॉम्बीज भी उनका पीछा कर रहे होते हैं, मगर बिल्कुल लास्ट मोमेंट पर वो दोनों टनल से बाहर निकल जाते हैं। वो ज़ॉम्बीज बाहर निकलने की पूरी कोशिश करते हैं, मगर टॉम एक कूड़ादान उठाकर टनल के मुंह पर रख देता है ताकि ज़ॉम्बीज उनके पीछे न आ सकें। क्ले टॉम से कहता है कि उसका स्टूडियो यहीं पास में है। दोनों जब उस बिल्डिंग में जाते हैं तो वहाँ लोगों की डेड बॉडीज पड़ी होती हैं, यानी इस बिल्डिंग के अंदर भी ज़ॉम्बीज आ चुके होते हैं। दोनों आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ते रहते हैं और जैसे तैसे करके स्टूडियो में पहुंच जाते हैं। वो अंदर से दरवाजा लॉक कर लेते हैं। अब थोड़ी देर के लिए उन्हें सुकून मिलता है, लेकिन क्ले के जहन में सिर्फ एक ही बात चल रही होती है कि उसकी बीवी और बेटा सेफ हैं या नहीं। तभी टॉम उसे अपना मोबाइल देता है ताकि वो मैसेज भेजकर अपनी फैमिली का हाल पूछ सके। क्ले मैसेज टाइप करता है, लेकिन जब वो सेंड करता है
तो कुछ अजीब होता है। मैसेज नॉर्मल टेक्स्ट में नहीं जाता, बल्कि अजीब से सिंबल्स और कोडेड लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाता है, जैसे कोई अनसीन सिस्टम सब कुछ कंट्रोल कर रहा हो। दोनों हैरान रह जाते हैं और उन्हें समझ नहीं आता कि दुनिया के साथ असल में हो क्या रहा है। बाद में क्ले मोबाइल को फ्रिज में रख देता है। वो पूरा दिन स्टूडियो में छुपे रहते हैं और प्लान बनाते हैं कि इन हालात में कैसे सरवाइव करना है। तभी दरवाजे पर जोर जोर से नॉक होती है। आवाज सुनते ही क्ले अलर्ट हो जाता है और बेसबॉल बैट उठा लेता है। वो धीरे से दरवाजे के पास जाता है और जब खोलता है तो वहाँ एक लड़की खड़ी होती है जिसका नाम एलिस होता है। उसके हाथ में चाकू होता है और वो डर के मारे कांप रही होती है। एलिस इन्हें बताती है कि उसने अपनी मदर को मार दिया है क्योंकि वो भी ज़ॉम्बी बन गई थी। क्ले उसे आराम से समझाता है कि तुम यहाँ सेफ हो। क्ले उससे चाकू ले लेता है और कहता है कि फ्रेश हो जाओ, कल सुबह हम यहाँ से निकल जाएंगे। बाद में क्ले और टॉम बैठकर बात करते हैं। क्ले कहता है कि उसे महसूस हो रहा है कि उसकी बीवी और बेटा अभी भी जिंदा हैं और वो हर हाल में उनके पास जाना चाहता है। टॉम जवाब देता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, जो भी होगा हम साथ में फेस करेंगे। एलिस भी वहाँ आ जाती है और कहती है कि वो अकेली नहीं रह सकती, इसलिए वो भी उनके साथ चलने का फैसला करती है। इसलिए वो डिसाइड करते हैं कि वो क्ले के घर की तरफ जाएंगे। तभी उनके मोबाइल पर अजीब से नंबर से कॉल आती है। वो दोनों समझ जाते हैं कि यह कॉल खतरे से खाली नहीं है, इसलिए वो कॉल कट कर देते हैं। अगली सुबह जब वो विंडो से बाहर देखते हैं तो बाहर का सीन और भी ज्यादा डेंजरस होता है। हर जगह ज़ॉम्बीज फैले हुए होते हैं और अगर एक भी उन्हें देख लेता तो सेकंड्स में पूरा झुंड उन पर टूट सकता था। फिर वो तीनों नीचे जाते हैं और ज़ॉम्बीज से बचकर आगे बढ़ते हैं। अचानक उनकी नजर एक ज़ॉम्बीज के ग्रुप पर पड़ती है जो सर्कल बनाकर घूम रहे होते हैं, जैसे कोई गेम खेल रहे हों या किसी सिग्नल पर रिएक्ट कर रहे हों। तीनों कंफ्यूज्ड हो जाते हैं कि ये क्या कर रहे हैं। तभी अचानक दो लोग मोटर बाइक पर वहां से गुजरते हैं। टॉम उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनते और सीधा ज़ॉम्बीज के पास से निकलने की कोशिश करते हैं। कुछ ही सेकंड्स में ज़ॉम्बीज उन पर टूट पड़ते हैं और उन्हें जमीन पर गिरा देते हैं और फिर बेरहमी से उनकी हड्डियां तक चबा डालते हैं। क्ले, टॉम और एलिस चुपचाप ये सब देखते रहते हैं और अब इन्हें पूरी तरह समझ आ जाता है कि यह दुनिया अब पहले जैसी नहीं रही। यहाँ सिर्फ सर्वाइवल का रूल है। वो तीनों इस मौके का फायदा उठाकर रोड की दूसरी साइड पर चले जाते हैं। तीनों काफी देर तक चलते रहते हैं, बिना रुके और बिना आवाज किए। रास्ते में उन्हें एक घर नजर आता है जो असल में एक लीगल वेपन शॉप होता है। क्ले कहता है कि हमें अंदर जाना चाहिए क्योंकि हमें अपनी प्रोटेक्शन के लिए वेपन्स चाहिए। इस बात पर सब अग्री करते हैं। वो सब उस घर के अंदर घुस जाते हैं। उस घर के अंदर भी इन्हें लाशें मिलती हैं और उन्हें भी बेरहमी से मारा गया होता है। फिर वो ढेर सारी बुलेट्स और गन्स इकट्ठी कर लेते हैं और उन्हें लोड भी करते हैं क्योंकि खतरा किसी भी वक्त आ सकता था। गन्स की वजह से सर्वाइवल थोड़ा पॉसिबल लगने लगता है। तभी एलिस बाहर देखती है तो उसकी नजर एक लड़के पर पड़ती है जो अकेला झूले पर बैठा होता है। इन्हें लगता है कि यह ज़ॉम्बी नहीं हो सकता क्योंकि ज़ॉम्बीज झूले पर नहीं बैठते। वो उसके पास आहिस्ता आहिस्ता जाते हैं, लेकिन अचानक ट्विस्ट आ जाता है। वो लड़का असल में इन्फेक्टेड ज़ॉम्बी होता है। वो अचानक उन पर हमला करने लगता है, मगर क्ले उसे एक ही शॉट में खत्म कर देता है। लेकिन असल खतरा तो अब शुरू होने वाला था। गोली की आवाज पूरे एरिया में गूंज जाती है और आसपास के सारे ज़ॉम्बीज उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। ज़ॉम्बीज को देखकर तीनों भागने लगते हैं, मगर अब ज़ॉम्बीज की तादाद लगातार बढ़ रही होती है। चारों तरफ से ज़ॉम्बीज निकलकर उनका पीछा करते हैं और सिचुएशन कंट्रोल से बाहर हो जाती है। वो काफी देर तक भागते रहते हैं और आखिर एक दरिया के पास पहुंच जाते हैं। वो उन पर गोलियां भी चलाते हैं, मगर एक एक करके ज़ॉम्बीज को मारना इम्पॉसिबल था क्योंकि ज़ॉम्बीज तादाद में बहुत ज्यादा होते हैं। अब उनके आगे पानी होता है और पीछे ज़ॉम्बीज। यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं होता। कुछ ही सेकंड्स में ज़ॉम्बीज वहाँ पहुंच जाते हैं, लेकिन उन्हें वो तीनों कहीं नजर नहीं आते। असल में वो तीनों एक पुरानी बोट के नीचे छुप जाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता सांस ले रहे होते हैं। ज़ॉम्बीज उनके बिल्कुल पास खड़े होते हैं, लेकिन उन्हें ढूंढ नहीं पाते। वक्त गुजरता रहता है और धीरे धीरे रात होने लगती है। ज़ॉम्बीज अभी भी आसपास होते हैं और तीनों उस तंग जगह में फंसे हुए होते हैं। न वो हिल सकते हैं और न आवाज कर सकते हैं। तभी उन्हें अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं। ज़ॉम्बीज कुछ अलग तरह के साउंड्स निकाल रहे होते हैं, जैसे कोई सिग्नल दे रहे हों या किसी को बुला रहे हों। ये सुनकर तीनों कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। कुछ देर बाद अचानक सारे ज़ॉम्बीज एक साथ मूव करना शुरू कर देते हैं, जैसे किसी ने उन्हें कमांड दी हो। वो एक ही डायरेक्शन में ऑर्गेनाइज्ड तरीके से चल पड़ते हैं।